आप सब प्रेजेंट हो या नहीं, एक बार चैट बॉक्स सब पे लिख दीजिए। पता नहीं चल रहा है कौन कौन है यहाँ। चैट बॉक्स ओपन करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फिर ये बता दे। प्रवीण और ओके, तो आज पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, रिव्यू लॉ एंट्रेंस। इसमें जो टॉपिक्स मेन मेन है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, ये इसमें देखेंगे। मैं आपको क्या बताया जाएगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ सब कुछ। सी आज ही के लेक्चर्स में हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये 8 बजे से पहले ओवरऑल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपका 15 मिनट्स लेट स्टार्ट किया है। सी सबसे पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट लो, आपको इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चंस जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। 1872 कॉन्ट्रैक्ट लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आया था वो 1872, ये हमारा इंडिया से तो नहीं लिया गया, ये आपको पता होगा। हालांकि इंडिया के बेसिस पे बना हुआ है, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ चल रहा है वो जो अंग्रेज आए हुए थे इंग्लैंड से, यूके से, जो भी है, वहां से जब वो आए हुए थे तब से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ चल रहा है उसी की बेसिस पे चल रहा है। बस थोड़ा बहुत इन्फोर्समेंट हुआ है इधर उधर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस यहीं पे बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ कब आया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फॉर्म हुआ था। तो 1872 ये आपका पहला क्वेश्चंस बनेगा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर आप यहाँ पे बस ये समझो, कॉन्ट्रैक्ट जब इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, यानी कि जब लॉ उसको परमिशन दे देता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, इसका शुरुआत कहाँ से होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप जब इस पीडीएफ को खोलोगे, जब इसको रिवीजन करोगे, तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा पूरा इसका प्रोसेस। इस इस एग्जांपल में हम लास्ट में आएंगे। सबसे पहले आपको इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, फॉर्म कैसे होता है, ये आप देखिए। सेक्शन 2A ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन ए, यहां से स्टार्ट। सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट होता है। सबसे पहले कोई भी इंसान हो, अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो फिर वो सामने वाले पार्टी को ऑफर करेगा। यहाँ पे जो आपका लिखा गया है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू और abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that order, he is said to make a proposal। आप डिफिनेशंस खुद से पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ दी जाएगी। यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे रोहित का एग्जांपल लेते हैं। रोहित बोल रहा है कि वो अपनी बाइक 70,000 में बेचेगा। यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश में भी पूरा नहीं लिखा है, ना ही हिंदी में लिखा है। जो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके हम लोग लिखते हैं व्हाट्सएप पे, वैसा बताया है ताकि आपको समझ आ सके। और यदि आप इसे 1 महीने बाद भी पढ़ो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो देखो, रोहित यहाँ पे बोलता है कि वो अपनी बाइक 70,000 में बेचेगा। ये उसने प्रपोजल दिया है, यानी कि ऑफर किया है किसी भी सामने वाली पार्टी को। उसके बाद सामने से मोहित आता है और कहता है कि वो उसकी बाइक 70,000 में खरीदने के लिए रेडी है, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो चुका है। प्रपोजल आपका 2A और एक्सेप्टेंस आपका 2B, यानी कि सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सेक्शन ए में आपका प्रपोजल आएगा और सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस होगा, यानी कि पहले ऑफर दिया जाएगा फिर उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने बताया प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। यहाँ प्रपोजल का तरीका लास्ट में बताऊंगा, इसके बारे में एग्जाम्पल अच्छे तरीके से देकर के। आप दूसरा देखो, 2A और 2B तो हो गया, 2C यहाँ पे स्किप करो, यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि सेक्शंस आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। 2A 2B हो गया है, अब 2C में देखते हैं क्या है। प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अब आता है कंसिडरेशन। यानी कि अगर प्रपोजल हो चुका है, एक्सेप्टेंस हो गया है, तो दोनों के बीच में जो लेन देन होता है, या फिर पैसे हो या एग्रीमेंट पेपर हो या फिर किसी भी चीज का पेपर हो, तो उस जो बीच में रखा जाता है उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। यानी कि आप इसका डेफिनेशन एक बार से खुद से पढ़ो, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। When at the desire of promiser, the promisee or any other person has done or abstained from something, such act of abstinence is called consideration. देखो यहाँ पे प्रपोजल कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्टेंस हो चुका है, और जब ये दोनों चीजें हो जाएगी, फिर इसके बाद होता है प्रॉमिस, उसी को हम कहेंगे यहाँ पे कंसिडरेशन। यानी कि आप समझो एक तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ। एक राम नाम का लड़का है, कोई, वो प्रपोज करता है, जो लव वाला प्रपोज होता है वो कह रहा है। प्रपोज करता है एक, मान लो सीता को। उसके बाद ये एक्सेप्ट भी यहाँ पे कर लेती है। उसके बाद दोनों प्रॉमिस करते हैं आपस में। दोनों जो प्रोमिस किए जाते हैं रिलेशनशिप में, तो ये जो प्रॉमिस है, इसी को हम यहाँ पे कंसिडरेशन कह रहे हैं। राम ने प्रपोज किया सीता को, सीता ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद ये दोनों प्रॉमिस जो बनाएंगे अपना रिलेशनशिप टिकाने के लिए, समझने के लिए, जो प्रॉमिस यहाँ पे बनेगा उसी को हम कंसिडरेशन कहेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये प्रॉमिस और कंसिडरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में प्रॉमिस तो कम चांसेस पूछेगा, कंसिडरेशन जो लीगल वर्ड है ये ज्यादा चांस है पूछने का, इसलिए यहाँ पे कंसिडरेशन हो। उसके बाद आता है एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब एग्रीमेंट इस बेसिस पे होता है, वो तो मैंने आपको बताया, एक सोशल एक्टिविटी वाला। मैंने राम और सीता का भी एग्जांपल दिया है, वो सोशल एक्टिविटी वाला एग्जांपल है। लेकिन जो लीगल में होता है, अगर आप प्रॉमिस कर लेते हो, उसके बाद उसके लिए पेपर बनाना पड़ता है। पेपर वर्क जो होता है, लीगल वर्क जो होता है, वो एग्रीमेंट पे चलता है। अब इसी एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। सी, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, कंसिडरेशन तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन एग्रीमेंट अगर नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कभी नहीं होगा। एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना जरूरी है, यानी कि पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एग्रीमेंट कंप्लीट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो फिर एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, एक तरफ मोबाइल देने का प्रॉमिस और दूसरी तरफ पैसे देने का प्रॉमिस। यानी कि जब दोनों तरफ से प्रॉमिस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद बनता है एग्रीमेंट। प्रॉमिस का मैंने यहाँ जिक्र किया, यानी कि कंसिडरेशन का मतलब यही है। तो यही बनाता है एग्रीमेंट आगे चलकर। अब एग्रीमेंट आपका बन गया है, तो यहाँ पे आपका एग्रीमेंट बनने के बाद इसी को बोलेंगे हम, अब कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पे ऊपर चलते, जो हमारा फर्स्ट स्लाइड था, यहाँ पे आप देखो। सी, जो हमने प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन सब देखा है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना वो देखो आप। हमने यहाँ पे किसका एग्जांपल देखा था? रोहित का, मोहित का, उसके बाद फिर प्रिया का। अब टोटल जो हो चुका है एग्रीमेंट तक, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। राहुल एग्रीज टू बाय अमन लैपटॉप फॉर 40,000 एंड अमन एग्रीज टू सेल इट। यानी कि सिंपल सा बात है, अमन जो है अपना लैपटॉप बेचना चाहता है 40,000 में, और नहीं, राहुल बेचना चाहता है अमन को लैपटॉप 40,000 में, और वहीं पे अमन उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। और बाय।
राहुल एग्रीज टू बाय, यानी कि राहुल को लेना है लैपटॉप और अमन बेचना चाहता है, यानी कि आप सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो। राहुल को लैपटॉप चाहिए और अमन बेचना चाहता है और यहाँ पे बेच चुका है, तो फिर यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो इसे कहते हैं हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म किया जाता है। अगर इसमें भी कोई डाउट है उसके बाद आप बता दीजिए अभी ही, नहीं तो हम फिर आगे चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म नहीं किया जा सकता उस पर चलेंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि एक बार और मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो आपसे पहले मैं ही बता देता हूँ यहीं पे। इतना ही सिंपल जो यहाँ पे बताया गया है वही है। और एक और बात यहाँ पे ये याद रखना, फिर आपको बता देता हूँ, आप राइट डाउन सी। एक और डाउट है। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे नैतिक जो है उसके पास लैपटॉप है। अब ये इस लैपटॉप को बेचना चाहता है और इस लैपटॉप का इसने प्राइस रखा है 40,000। और यहाँ पे लैपटॉप खरीदने के लिए प्रवीण है और एक रिजवाना है। अब देखिए, लैपटॉप का इसने ऑफर दिया है और 40,000 प्राइस रखा है और यहाँ पे दो कस्टमर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहले बोलेगा, यानी कि जिसने पहले एग्रीमेंट करेगा, वो लैपटॉप खरीदेगा। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल से बताऊं तो यहाँ पे मैं प्रवीण को साइड करता हूँ, और अगर इसने ऑफ सिंपल से देखो, नैतिक ने अपना लैपटॉप को बेचने के लिए 40,000 ऑफर किया है और यहाँ पे रिजवाना जो है वो मान चुकी है, यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे 40,000 मैं आपको देती हूँ। यानी कि पहला ऑफर गया यहाँ पे, ये जाएगा आपका मान प्रपोजल नंबर 1, दिस इज एक्सेप्टेंस। दूसरा में आपका हुआ एक्सेप्टेंस। उसके बाद प्रपोजल और एक्सेप्टेंस बन करके आपका बना प्रॉमिस। प्रॉमिस और प्रॉमिस होने के बाद आपका बना कंसिडरेशन, या फिर बोलो प्रॉमिस या कंसिडरेशन बात एक ही है। मान लो प्रॉमिस होने के बाद आपका बना कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन होने के बाद जब दोनों लोग प्रॉमिस कर चुके हैं फाइनली और कंसिडरेशन हो चुका है आपस में लेन देन का, तो फिर बनता है पेपर वर्क। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो चुका है लैपटॉप का, तो फिर आप उसका पेपर बनाओगे ही कि कब तक ये वैलिड रहेगा, इसका वारंटी डेट, इसका पेपर वर्क, कहाँ से इसका इन शोरूम में कहाँ पे अगर कुछ रिपेयर करवाना तो फिर कहाँ पे जाना होगा, तो फिर इससे पेपर वर्क करवाएंगे ही। तो इसका जो होगा इसके बाद बनेगा एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सिबल बाय लॉ हमेशा हो, तो इसी को बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और शॉर्ट में आपको रिकैप करवा देता हूँ, क्योंकि इसी सेक्शन से क्वेश्चंस हर साल मैंने देखे 4 से 5। और मैं कैसे देखता हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं हर साल तो एग्जाम देने नहीं जाता हूँ और इसका पेपर तो आता नहीं है, ये बता दो। देखो, अगर एक बार ओवर में बता देता हूँ, इसके बाद भी अगर डाउट बचे तो फिर बताना। क्लियर हो गया है ना? ठीक है। एक बार लास्ट में वैसे रिकैप करवा दूंगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो अगर किसी को भी हो तो फिर एक बार और बता दीजिएगा, ताकि लास्ट में रिकैप हो जाएगा। सी मैंने यहाँ पे सेक्शन ई में जो हमारा एग्रीमेंट बना था यहाँ तक मैंने आप सबको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए वॉइड एग्रीमेंट का, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ सेड टू बी अ void, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। void यानी कि उसे अवॉइड करना। यहाँ पे सिंपल भाषा में आप ऐसे ही समझ सकते हो, void यानी कि उसे अवॉइड करना पूरी तरीके से।
यहाँ पे क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और मैंने आपसे कहा था कि अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है, यानी कि उसमें लॉ के थ्रू जाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अगर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ लिखा हुआ है तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, वॉइड और वॉइडेबल ये एग्जाम में पूछे गए हैं पहले ईयर्स, यानी कि लास्ट 2 ईयर्स में एक बार वॉइड पूछा गया है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया है। और इसमें से उन दोनों का सेक्शन के बारे में पूछा गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आता है आपका सेक्शन के बारे में, और कोई भी लीगल एप्टीट्यूड में चाहे वो फैमिली लॉ हो या टॉर्ट लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेक्शन के बारे में कहीं से नहीं पूछेगा, बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछेगा। इसलिए मैंने इसमें पार्टिकुलर सेक्शंस में लिख करके लाए हैं। अब देखो, वॉइड एग्रीमेंट में अगर एग्जांपल के तौर में समझो तो गैम्बलिंग के लिए किया गया एग्रीमेंट कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होता। यानी कि सिंपल सी बात, जो एग्जांपल के तौर पे समझे तो यहाँ पे जो आईपीएल मैचेस चलते हैं, आईपीएल मैचेस चलते हैं, इसमें होता है ड्रीम इलेवन, या फिर जो लोग आपस में सट्टाबाजी करते हैं, इसमें जो टाइमिंग होता है कि आज अगर आरसीबी जीतता है और सीएसके हारता है तो फिर तुम मुझे इतने पैसे दोगे, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं तुम पे केस कर दूं। तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं चलता। लोग यहाँ पे बस एक दूसरे को मारने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आईपीएल का सच, जो मारने के लिए उतरेगा उस पे तो केस होने ही वाला है। लेकिन जो यहाँ पे आईपीएल के लिए जो दोनों टीमें लगाती है शर्तें, यानी कि इसे लोग कहते हैं सट्टा, तो यहाँ पे उन दोनों के इसके लिए तो पनिशमेंट किया ही जाएगा। साथ ही साथ उन्हें भी पनिशमेंट किया जाएगा जो हाफ मर्डर चार्जेस में आएंगे, यानी कि अगर आप थोड़ा भी हाथ लगा देते हो किसी को तो फिर वो हाफ मर्डर बन जाता है। ये आपको क्रिमिनल लॉ में बताया जाएगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप लॉ कॉलेज से पहले अगर ले लेते हो तो फिर आपके लिए लॉ कॉलेज में बहुत ही बेटर रहेगा। तो सिंपल सी बात, वॉइड एग्रीमेंट में ये समझ लो, अगर वो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होता है तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और वॉइड एग्रीमेंट में आपको बस ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2G। अब वर्डेबल एग्रीमेंट के बारे में अगर बात करें तो डिफिनेशन ये है इसका, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इसे अच्छे से समझना, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एक इंसान है, मान लो एक दीपक नाम का लड़का है, उसके बाद ये राम नाम के लड़के से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की बात करता है, और कॉन्ट्रैक्ट बन भी चुका होता है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो भी जाता है, लॉ के थ्रू उसका एग्रीमेंट तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ से मना कर देता है राम, कहता है अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं। और अगर दीपक नहीं मानता है तो फिर इसे जबरदस्ती करवाता है कि अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, मुझे मेरे पैसे वापस दो। अगर पैसों की बात होगी, कुछ चीज़ों का अगर बात होगा तो उससे मतलब पूरी तरीके से वो कैंसिल कर देगा, मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। अगर पूरी तरीके से यानी कि एग्रीमेंट तक अगर बात चला जाता है, उसके बाद दोनों पार्टी में से एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहता, यानी कि उसे रद्द कर देना चाहता है, तो फिर वो हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप, वॉइडेबल वर्ड से ही यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो वॉइडेबल में एक एबल है, यानी कि पहले वो एबल था, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार था लेकिन बाद में वो मना कर देता है, इसलिए ये हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये क्लियर होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे करके भी रखा है, धमकी देकर करवाया गया एग्रीमेंट विक्टिम के ऑप्शन पर कैंसिल किया जा सकता है, ये भी वॉइडेबल है। आप इसका एक बार डिफिनेशन पढ़ोगे उसके बाद इसके एग्जांपल पढ़ोगे तो दोनों थोड़ा अलग लगेंगे, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन आएंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक और, जो धमकी वाला मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया, जबरदस्ती करवाया, ये भी वॉइडेबल में आएगा, या फिर जो लास्ट ऑप्शन में जाकर के मना कर देता है वो भी वॉइडेबल में आएगा। क्लियर है ये भी? बीच में कहीं भी कोई भी नहीं समझ में आ रहा हो कुछ तो फिर आप फिर से पूछ लीजिएगा, अलग तरीके से एग्जांपल देकर मैं बता दूंगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वही बात है जो मैंने यहाँ पे बताया, वॉइड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे
आता है इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बनकर तैयार हो चुका था एग्रीमेंट के बाद, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड बनकर तैयार हो चुका था एग्रीमेंट के बाद। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे माना जाएगा? क्या कोई 18 साल से कम उम्र के लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? ये सारी चीजें यहाँ पे बस बताया जाएगा, उसके बाद हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल खत्म हो जाएगा, जो कि एग्जाम पर्पज से जरूरी पड़ेगा। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एसेंशियल क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहला ऑफर जो बता चुका हूँ आपको, एक्सेप्टेंस बता चुका हूँ, फ्री कंसेंट नहीं बताया, कॉम्पिटेंसी नहीं बताया, लॉ कंसिडरेशन नहीं बताया, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट ये बताते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एग्जाम्पल देखो सीधा, 25 साल का मेंटली साउंड पर्सन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एवरी पर्सन हु इज मेजर ऑफ साउंड माइंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पे ये है, कौन इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या मेजर साउंड माइंड। अब साउंड माइंड यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है जो मेंटली लोग डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि साउंड मेंटली लोग डिस्टर्ब होते हैं, या फिर जिन्हें इंटॉक्सिकेशन यानी कि शराब के नशे में या फिर किसी भी नशा के पदार्थ दे करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है, उसका साइन लिया गया है, तो फिर ये लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मेजर तो होना ही है, यानी कि 18+, और साथ में साउंड माइंड में, यानी कि उसके साथ ना ही वो मेंटली डिस्टर्ब हो, ना ही उसके साथ कोई नशा पदार्थ की सेवा किया गया हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसे बोलते हैं हम कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड रहेगा, और ये आता है आपका सेक्शन 11 में। ये सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने तक आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्री कंसेंट, सेक्शन 14, कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, undue इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब इसे पढ़ने से पहले यहाँ जो 4-5 पॉइंट लिखे गए हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका लिखा गया है कॉर्सियन। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये होता है, कमिटिंग और थ्रेटिंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ टू मेक अ पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। किसी को डरा कर एग्रीमेंट साइन करवाना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब बस इतना ही होता है, किसी को डरा कर एग्रीमेंट साइन करवाना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे ये रहा आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, डॉक्टर पेशेंट पे प्रेशर डालकर गिफ्ट लेने की कोशिश करे तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको ये समझ में नहीं आया होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। आप एक बार इसका डिफाइन जो मैंने लिखा है वो पढ़ लो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला आपको अगर नहीं समझ में आया वाला एग्जाम्पल तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात, अगर कोई बड़ा पार्टी हो या फिर वो अच्छे पद में हो, चाहे वो किसी जिले का डीएम हो, डीएसपी हो या फिर सीएम ही हो, अगर वो आप पे दबाव बनाता है और दबाव बना करके आपसे कोई साइन करवाता है, तो फिर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल डॉक्टर पेशेंट का जो दिया है, डॉक्टर पेशेंट पर प्रेशर डालकर गिफ्ट लेने की कोशिश करे, यानी कि मान लीजिए डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज किया, उसके बाद गिफ्ट, यानी कि यहाँ पे आप इस रूप में ले सकते हो इसे, या फिर कोई ये एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्रीमेंट और मनी कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो उस पर प्रेशर बनाता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए तभी मैं आगे इसका इलाज करूंगा, तो फिर ये भी प्रेशर का है, या फिर मुझे ये आपको ये करना पड़ेगा तो ही मैं आगे कुछ करूंगा, तो फिर ये भी आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं किया जा सकता। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है लोग।
फ्रॉड में ये है, फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट कमिटेड विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। यानी कि दो इंसान है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का आपको एक और चीज बता दूं, लास्ट स्लाइड में चलो। सी फ्रॉड, यहाँ पे दो लोग हैं, एक नैतिक ले लेते हैं, एक प्रवीण ले लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे फ्रॉड कैसे होता है। नैतिक जो है वो V2 मॉल में मैनेजर के तौर पे काम करता है, ठीक है। और प्रवीण जो है यहाँ पे कस्टमर बनकर जाता है। अब यहाँ पे जाने के बाद इसे एक परफ्यूम पसंद आता है, इसे एक परफ्यूम पसंद आता है। उसके बाद इसमें दो डेट्स लिखे जाते हैं, यानी कि जो एक्सपायरी डेट होता है, एक्सपायरी डेट में मान लीजिए लिखा गया है 20 जून को, और ये प्रवीण वहां पे गया है 22 जून को, ठीक है। V2 मॉल ये गया 22 जून को और एक्सपायरी डेट है 20 जून। अच्छा अच्छा। अब प्रवीण जो है वो पूछता है मैनेजर से जो नैतिक है कि अगर मैं इस परफ्यूम को लूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि परफ्यूम 6 महीने तक चलता है एक्स्ट्रा में, डेट खत्म होने के बाद 6 महीने तक दिया जाता है कि ठीक है 6 महीने तक आप यूज कर सकते हो। लेकिन कोई कोई प्रोडक्ट में होता है जो कि एक्सपायरी डेट तक में ही खत्म हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट में 6 महीने तक वैलिड होता है। अब यहाँ पे ये होता है, प्रवीण नैतिक से पूछता है कि क्या मैं ये प्रोडक्ट ले सकता हूँ, क्या इसमें कुछ गलत हो सकता है या फिर 6 महीने तक वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे नैतिक बोल देता है हाँ ठीक है आप इसे ले सकते हो, आप 6 महीने तक इसे यूज कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नैतिक को पहले से पता होता है कि ये प्रोडक्ट अब नहीं बिकने वाला है, क्योंकि इसका डेट एक्सपायर हो चुका है और अब इसे कोई भी यूज करेगा तो उसे नुकसान होगा। लेकिन नैतिक को है अपना प्रोडक्ट बेचना ही रहता है, क्योंकि उससे ऊपर में जवाब देना होता है कि हमारा आज का प्रोडक्ट सब कुछ बिक चुका है। अब प्रवीण तो लेकर के चला जाता है, उससे अब साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अलग बात है। लेकिन यहीं पे जो है नैतिक ने प्रवीण के साथ फ्रॉड कर दिया। अब यहाँ पे प्रवीण चाहेगा तो इस पे केस कर सकता है। अब यहाँ पे नैतिक जो है प्रवीण के साथ फ्रॉड कर चुका हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग फ्रॉड। यानी कि प्रवीण को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन नैतिक को सब कुछ पता था ऐसा ही होने वाला। यानी कि अगर खुद की जानकारी होने के बावजूद आप दूसरे को वो सामान बेचते हो और उस सामान में आप खुद के इंटेंशन से बेचते हो कि ये फ्रॉड मैं कर रहा हूं, तो फिर इसमें आपकी ही गलती होगी, आप पे ही केस किया जाएगा। अब इसी का दूसरा रूप आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ले लेते हैं मेघा है, वो एक मेडिकल शॉप में काम करती है, ठीक है। और मेडिकल शॉप में एक वो कंपाउंडर की तरह है, और उसका जो मालिक है वो कहीं दूर में रहता है, वहां पे नहीं रहता है, वो ये कंपाउंडर के तौर पे एक मेडिकल शॉप में काम करता है। और यहीं पे जो है नैतिक जाता है मेडिकल शॉप में। जी यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द मेडिकल शॉप। नैतिक यहाँ पे जाता है मेडिकल शॉप में, और मेघा यहाँ के कंपाउंडर। अब देखो यहाँ पे ये होता है, इसे पता नहीं होता है कि कौन सी दवा मुझे बेचनी है ठीक से। यानी कि ये यहाँ पे जाता है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के दवा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसे 4 दवाई लेनी होगी। अब 4 दवाई में से जो पेपर पे लिखा हुआ है वो सेम दवाई दुकान के स्टोर में, सेम दवाई लिखा हुआ है दुकान के स्टोर में जो बॉक्स रहता है उसमें। अब वो यहाँ से मेघा निकाल कर इस इंसान को दे देती है, लेकिन उसमें से एक दवाई जो होता है वो गलत होता है, और ये दवाई का जो इम्पोर्ट किया गया है वो इसका मालिक करता है। यानी कि अब देखो, मालिक दवाई को इम्पोर्ट किया, लेकिन मेघा को नहीं बताया कि इसमें से एक दवाई मैंने कम दाम पे लाया है, लेकिन इसे बेच करके खत्म करना है। मेघा को ये नहीं पता है, लेकिन मालिक को पता है सब कुछ।
यहाँ पे मेघा को कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है किसी को हार्म पहुंचाने की, और नैतिक इस दवाई को लेकर के वापस चला जाता है, मेघा बेच देती है। तो यहाँ पे खुद का इंटेंशन यानी कि खुद का बैड इंटेंशन नहीं होने के कारण अगर आप उस दवाई को बेच देते हो या फिर उस प्रोडक्ट को बेच देते हो, या फिर अगर आपके पास कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है फिर भी आप वो काम करते हो, तो फिर यहाँ पे वो कहलाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे फ्रॉड नहीं कहलाएगा। मीन्स फ्रॉड में आपका बैड इंटेंशन होगा और मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका बैड इंटेंशन नहीं होगा। यही है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में अंतर। अब आता है एक और चीज, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब देखिए, बायलेटरल मिस्टेक यानी कि दो लोगों का मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, जो मैंने वॉइड ऊपर में बताया था, लास्ट में जाकर के एग्रीमेंट को तोड़ देना। अब देखो एग्रीमेंट यहाँ पे मिस्टेक को वॉइड में ये सीन होता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो तो शायद दोनों साइड से गलती हो, या फिर दोनों साइड से गलती नहीं भी हो तो एक साइड से तो होगा ही। तो यहाँ पे ये है, अगर दोनों साइड से गलती हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा ही, या तो एक साइड से भी गलती हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। यहाँ पे अगर पर्सन की गलती है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ पे आप उस पे एक्शन ले सकते हो, या फिर एक्शन नहीं भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक और जो है यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर आपको लॉ ही नहीं पता है, अगर लॉ के बारे में समझो तो मैं ऐसा आपको समझाता हूँ। सी, आप इंडिया से जाते हो यूके, और यूके में ये है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। जो यहाँ पे दिया गया मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। या फिर आप यूके से इंडिया में कोई फॉरेनर आता है या फिर कोई भी आता है, मान लेते हैं इंडिया से आप यूके गए हो, और फिर वहां पे जाकर के आपने डस्टबिन वहां पे रखा हुआ है, लेकिन आप जैसे इंडिया में करते हो वैसे ही आपने यूके में कर दिया। आपने सड़क पे चलते हुए जो आप कुछ भी या फिर खा रहे होगे या फिर पी रहे होगे वो फिर आपने रोड में फेंक दिया, वहां पे सड़क को आपने गंदा कर दिया, ये आपको नहीं पता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। और यूके के ऐसा लॉ में है कि अगर आप लॉ नहीं जानते हो तो फिर ये आपकी गलती है, आपको लॉ पहले से पता होना चाहिए, तब आप इस देश में रह सकते हो। या फिर अगर आप लॉ को अनदेखा करके कोई गलती करते हो तो फिर ये आपकी ही गलती। यानी कि देखो यहाँ पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले से नहीं पता है तो आपको लोग समझा दिया जाएगा। यानी कि फैक्ट, यानी कि अगर आप फैक्ट का मिसयूज, मतलब फैक्ट आपको नहीं पता है तो फिर चलेगा, फैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो फिर एक टाइम तक आपको माफ कर दिया जाएगा, वहां की सरकार माफ कर देगी, या फिर वहां के जो स्टाफ्स होंगे वो आपको माफ कर देंगे। लेकिन अगर आपको वहां का लॉ नहीं पता होगा तो फिर ये आपकी गलती है कि आपको नहीं पता है। अगर वहां पे डस्टबिन रखा हुआ है और वहां का लॉ बनाया गया है कि आपको कचरे डस्टबिन में ही फेंकना है, उसके बावजूद आपने गलती से उसे सड़क पर फेंक दिया, तो फिर भी आप पे ही एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अगर आप लॉ नहीं जानते हो तो फिर ये आपकी गलती। इसमें बस इतना ही है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ में आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे, जो हमारा ये टॉपिक था फ्री कंसेंट। एक दो तीन चार, मैंने पांच का पांचों बता दिया है आपको। अनड्यू इन्फ्लुएंस, वर्सन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इसमें से अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक बार और मैं रिकैप आपको इस चीज का करवा देता हूँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। कब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसमें से आपको ऑप्शंस किस तरह से दिए जाएंगे, सो देखो आपको क्वेश्चंस में आएंगे विच इज द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर विच इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड काफी लोग छोड़ देते हैं, नोट पढ़ना ही भूल जाते हैं कि इस क्वेश्चन में नोट भी लिखा हुआ है या नहीं। इसलिए ये याद रखना, विच इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आ सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में आ सकता है इसेंशियल में, विच इज नॉट एन इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आपका ऑप्शन में आ सकता है
फ्री कंसेंट, ये तो आगे चलते हैं, फ्रॉड है मिस्टर। फ्री कंसेंट, मेजर और फिर माइनर आएगा, एक मेजर आएगा, एक माइनर आएगा, और फिर आपका एक आएगा एग्रीमेंट। ये फ्री कंसेंट है, ये मेजर है, ये माइनर है, ये एग्रीमेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, विच इज नॉट एन इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से एक ऑप्शन जो है जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा इसमें से कौन सा नहीं है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये फ्री कंसेंट, मेजर, माइनर, एग्रीमेंट। तो इसमें से कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से नहीं जाएगा और इसेंशियल इसका नहीं है, ये आपको बताना। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी। या फिर अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर मैं फिर से बता दूं। वॉइस आ रही है आप चैट बॉक्स में लिखो। कि देखो क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ऑप्शन ए, ध्यान से सुनना। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑप्शन बी में दिया गया है फ्री कंसेंट। ऑप्शन सी में है क्राउड। और ऑप्शन डी में है कॉर्सियन। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है मैंने, विच इज द फॉलोइंग ऑफ एन इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसमें अच्छे तरीके से बन सकता है और कौन इसे बना सकता है? क्या जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा? क्या जिसके साथ फ्री कंसेंट जिससे लिया गया हो वो बनाएगा? या फिर क्या जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो वो बनाएगा? या फिर क्या जिसके साथ कॉर्सन हुआ हो, यानी कि धोखे से हुआ हो, या फिर डरा धमका करके हुआ हो, वो बनाएगा? या फिर जिसने फ्रॉड किया हो वो बनाएगा? या फिर जिसने फ्री कंसेंट ली हो वो बनाएगा? इसमें से कौन बनाने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऑप्शन बी है फ्री कंसेंट, ऑप्शन सी है फ्रॉड, और ऑप्शन डी है कॉर्सिंग। बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप में से अगर किसी समझ में नहीं आया हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको स्पीड में 2x में रिकैप करवा देता हूँ, जो मैंने शुरू से बताया है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा इस। आपको याद रहनी चाहिए चीजें बस। और अगर आप पे कोई डाउट्स हो यूनिवर्सिटी को लेकर के या फिर एग्जाम्स को लेकर के, तो फिर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, कोई भी डाउट हो तो फिर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी मैं आपको
2x की स्पीड में अभी सारी चीज़ें रिकैप करवा देता हूँ। और मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखे हैं जो कि आप अगर खुद से पढ़ोगे, रिवीजन जब करोगे तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप मुझे बताओ। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में समझ में नहीं आ रही हो किसी चीज़ तो फिर ये भी बता देना। जो टॉपिक्स मैंने भी बताए हैं इसमें से आपको किसी में भी डाउट हो तो फिर आप वो पूछ लेना। हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। अब देखो, सिंपल सी चीज़ें यहाँ से शुरुआत करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना वो बाद में दिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। प्रपोजल, पहला कोई इंसान प्रपोजल देगा, उसके बाद उस प्रपोजल को लोग एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद आपका बनता है कंसिडरेशन या फिर प्रॉमिस, और कंसिडरेशन बनने के बाद होता है आपका एग्रीमेंट। यानी कि जब ए और बी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो जाता है फिर ये दोनों करते हैं प्रॉमिस, और प्रॉमिस करने के बाद आपका बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट बन जाता है तो फिर इसे करवाया जाता है लॉ के थ्रू इन्फोर्स, यानी कि उसको लॉ के थ्रू चलना पड़ेगा। इसलिए प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, फिर दोनों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे को, फिर एक दूसरे को प्रॉमिस करने के बाद वो दोनों अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एग्रीमेंट की, और उस एग्रीमेंट करने के बाद उसे लॉ के थ्रू एक्सेप्ट किए, उसके बाद वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना बहुत जरूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। अब यहाँ पे है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मैंने आपको बोला, गैम्बलिंग हो या फिर किसी भी तरह का चीजें हो, यानी गैम्बलिंग हो, आईपीएल का मैचेस पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और इस तरह की चीजें आपको वॉइड एग्रीमेंट हो जाती है। इस तरह आप एग्रीमेंट बना ही नहीं सकते किसी की चीज, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वैलिड ही नहीं हो। जब कोई भी चीज नॉट इन्फोर्सेबल वैलो हो, वो याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट उसमें नहीं बनेगा, ना ही उसका कुछ चीजें वैलिड होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। धमकी देकर करवाया गया एग्रीमेंट विक्टिम के ऑप्शन पर कैंसिल किया जा सकता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। धमकी अगर किसी को देकर के आप कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, ये वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल के मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का जब शुरुआत में एबल होता है, और फिर उसके बाद वो लास्ट में जाकर के एक पार्टी अपना मुंह मोड़ लेता है, तो फिर वो वॉइड बन जाता है। मतलब स्टार्टिंग में एबल है लेकिन लास्ट में जाकर के वो वॉइड बन जाता है। उसके बाद आता है आपका वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वही नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब आते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। ऑफर बता दिया, एक्सेप्टेंस बता दिया, फ्री कंसेंट क्या है, यानी कि फ्री कंसेंट में आपका कॉर्सन है, इंड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है। साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में है, मेजर होना चाहिए इंसान, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। वही बात है, अब किसी को भी नशे में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो तो फिर ये वैलिड नहीं माना जाएगा। मेजर अगर होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कोई इंसान 18 प्लस नहीं है, यानी कि अंडर 18 है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करता है किसी के साथ तो फिर यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। पर्सन का मतलब मैंने बता दिया, किसी को डराकर एग्रीमेंट साइन करवाना से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एंड इन्फ्लुएंस में डॉक्टर और पेशेंट का मैंने एग्जांपल दिया। साथ ही मैंने यही बताया था, अगर किसी पे आप प्रेशर डाल रहे हो और उसका गलत तरीके का फायदा उठा रहे हो, अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर आप कहीं के सीएम हो, डीएम हो, फिर भी उस पर दबाव बना रहे हो, अगर तुम ये नहीं करोगे फिर मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, तो फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में जाएगा। फ्रॉड में आपको मैंने बता दिया, खुद की बैड इंटेंशन से अगर आप कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या फिर किसी भी चीज के तरीके कर रहे हो, खुद का अगर आपका बैड इंटेंशन है और सामने वाला को नहीं पता है, तो फिर वो फ्रॉड कहलाएगा। यानी कि फ्रॉड में कर रहा हूँ ये मुझे पता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा गुड इंटेंशन होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में ये होता है मुझे नहीं पता है, मैं सामने वाला इंसान को कुछ गलत चीजें दे रहा हूँ या फिर कुछ गलत चीजें शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मिस रिप्रेजेंटेशन में आपके साथ नहीं होगा, जो आपका मालिक है, जो आपके ऊपर का बॉस है, उसके साथ। ये मिस रिप्रेजेंटेशन का हो गया। मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट में मैंने ये बता दिया। लॉ जो है आपका, अगर आप कहीं जा रहे हो, या मान लो आप इंडिया से यूएसए ही जा रहे हो, तो आप इंडिया से अगर यूएसए जाते हो और वहाँ का लॉ कुछ और है, वहाँ का लॉ ये है कि आपको पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करना है। यूएसए में आपको पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करना है, लेकिन आप यूएसए जाकर के पब्लिक पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हो, तो फिर आप बोलते हो कि मेरे से ये गलती से हो गई, मुझे माफ कर दो, तो फिर यहाँ पे आपको
माफ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपको पनिशमेंट दी ही जाएगी। इसलिए अगर आप लॉ में कुछ मिस्टेक करते हो तो फिर ये आपका मिस्टेक नहीं माना जाएगा। ये आप पे ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि आप लॉ जानते थे फिर भी आपने मिस्टेक किया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सो दिस इज द फाइनल थिंग। यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हो गई होगी ये। फिर भी अगर किसी चीज में बाकी है फिर आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे एक है इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अभी तक नहीं आया है। इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म देखिए, मैं आपको कॉलेज के बारे में बता दूं। इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपका या तो जुलाई में भी आ सकता है या तो अगस्त में भी आ सकता है, लेकिन आपका एग्जाम अक्टूबर इज द मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो ये नवंबर में जाएगा। अब जुलाई और अगस्त के बीच में फॉर्म आने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग फॉर्म होता है जुलाई से। ज्यादातर जुलाई में पहला टाइम निकलता है कि आपको इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में फॉर्म फिलअप कर देना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लास्ट डेट का वेट करते हैं, और यूनिवर्सिटी भी है कि मैं लास्ट डेट तक लोगों से वेट करवाऊंगा, और लोग घबरा जाएंगे, उसके बाद फिर से फॉर्म निकाल। तो यही सीन होता है। यूनिवर्सिटी में एक बार फॉर्म नहीं भरा जाता, उसका फॉर्म एक बार नहीं निकलता है। जैसे बाकी एग्जाम्स में होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में जैसा होता है कि आप फॉर्म भरो, उसके बाद अगर आप लास्ट डेट में नहीं भर पाते हो तो फिर मैं एक्स्ट्रा डेट बढ़ा दूंगा। तो फिर ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटी में भी कि अगर आप लास्ट तक फॉर्म नहीं भर पाए हो तो फिर उसमें जो लास्ट ईयर निकला था वो पहला तो निकला ही था, फर्स्ट टाइम फॉर्म निकला, उसके बाद फिर लास्ट डेट आ गया, मैक्सिमम लोग बच चुके थे, उसके बाद सेकेंड टाइम फॉर्म निकाला, उसके बाद थर्ड टाइम भी फॉर्म निकाला फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये लास्ट 2 ईयर से 3 बार फॉर्म निकाल चुके। लेकिन अब इससे मत रहना, आपको फर्स्ट टाइम में ही फॉर्म फिलअप करके क्लियर कर देना है कि यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है कब वो फॉर्म बंद कर दे, इसका भी कोई डेट फिक्स नहीं रहती। फर्स्ट टाइम में ही आप फॉर्म भर के क्लियर हो जाना। और एग्ज़ाम डेट तो हालांकि चेंजेस नहीं होते हैं। पिछले साल नहीं हुआ था, उससे पहले हुआ था एग्ज़ाम डेट चेंज जुलाई में। आ सकता है, मैंने भी बताया जुलाई में तो पहला आता है ही है। जुलाई में फर्स्ट टाइम में कॉलेज में आता है, लेकिन उसके बाद भी डेट एक्सटेंड होता है तो। अब यहाँ पे मैंने यहाँ तक आपको तो सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो आपके लिए टास्क बनाया है वो आप देखो। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप सबको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप सबको ये तो रिवीजन करनी ही करनी है, लेकिन इतने अच्छे से रिवीजन करना है क्योंकि कल के क्लास में आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस सी। या तो क्लास खत्म होने से पहले या फिर क्लास यानी कि क्लास स्टार्ट होने से पहले या फिर क्लास एंड होने के बाद आपको दिया जाएगा इसका। हाँ, ग्रुप में मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। आपको इसको अच्छी तरीके से रिवीजन करके आना है। और इस बात का ध्यान रखना, मैंने कहाँ मेजर बोला है और कहाँ माइनर बोला है, कि मेजर और माइनर से भी आपको क्वेश्चन कल दिए जाएंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी, फ्रॉड से भी, मिसरिप्रेजेंटेशन, सब तरीके से। चाहे वो उस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आपको 2 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, यानी कि जो मैं लॉ पढ़ाने वाला हूँ उससे आपको 2 प्रैक्टिस सेट दिया ही जाएगा। इसलिए कल या तो क्लास से पहले दिया जाएगा वो प्रैक्टिस सेट या फिर क्लास के बाद प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। इसलिए इसे अच्छे तरीके से रिवीजन करके आना। और जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो मैं अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, उसमें आप नॉट का ध्यान रखना, या तो ये कैपिटल में लिखा रहेगा या तो ये स्मॉल में लिखा रहेगा। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको नहीं पता, क्योंकि उसमें भी आपको टाइमर लगा कर दिया जाएगा। तो आप कल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे क्वेश्चन के हिसाब से, उसमें मैं टाइमर लगा करके दूंगा। अगर उसमें 20 क्वेश्चन होंगे तो आपको बस 5 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो एमसीक्यू होगा तो 5 मिनट्स इज इनफ फॉर 20 क्वेश्चन। एनी डाउट? आपको आपका टास्क पता है? और जो डाउट्स था, आया था पर्सनल डाउट एक कोई का कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है वो बता दीजिए, तो फिर वो आपको व्हाट्सएप में मैं आप ग्रुप में भेज दूंगा कि आप कौन से लॉ से कौन से पढ़ने हैं। और बुक
कि एक किसी ने भेजा था पे शायद नैतिक ने या फिर बुक का फोटो। उस बुक में मैक्सिमम चीज़ें तो कवर है। अब उस बुक में एक चीज़ें जो थी, सारे सब्जेक्ट्स थे उसमें, एक सब्जेक्ट नहीं था, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स से ये आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन तो है। मतलब यहाँ पे एक आता है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और एक आता है आपका कोटरमा का कॉलेज। लॉ कॉलेजेस है जो उसमें कंपटीशन तो है, और मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मिल जाए 12th। इसमें सीट्स केवल 120 होती है, और इससे ज़्यादा आपको एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, उसमें से मार्क्स ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे। कट ऑफ लॉ मार्क्स पे ही थे। ये पेपर उसमें थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड आया था, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस लोग ज़्यादा पढ़े थे पॉलिटी। पॉलिटी रट रट कर पढ़े थे लोग, लेकिन पॉलिटी से बस कुछ ही क्वेश्चंस आए। और पॉलिटी में क्या पढ़े थे? पॉलिटी में पढ़े थे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि इसे कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन इसमें से मैं बस कुछ ही टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या फिर फैमिली लॉ हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, लॉ तो आपको सारे पढ़ने हैं। लेकिन मैंने जो देखा है लास्ट 3 ईयर्स से, वो आपका क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आना ही आना कंफर्म है। और साथ में आपको रीजनिंग करना ही है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और बुक में रिकमेंड आपको साइड प्रैक्टिस के लिए इसलिए कर दूंगा क्योंकि इसमें ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो, प्रैक्टिस सीट मैं इतना दे दूंगा कि इनफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको साइड से भी प्रैक्टिस करना होगा तो मैं बुक का यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, वो आप खरीद सकते हो। सबसे पहली बात, लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपको बुक नहीं लेना है। लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपको बुक नहीं लेना है, इसका प्रैक्टिस सेट में इनफ दे दूंगा। उसके बाद आता है एक रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए एक बुक आएगा अरिहंत का, और शायद जिसने कल भेजा था वो भी अरिहंत का ही बुक था। रीजनिंग के लिए आपका एक अरिहंत का बुक आएगा, वो रिकमेंड कर लेना। और मैथमेटिक्स के लिए एक आता है 18 डेज ऑफ वंडर। इसका फोटो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। 18 डेज ऑफ वंडर यानी कि ये बुक है एस चांद का, ये आप रिकमेंड कर लेना। साथ ही एक और इंग्लिश के लिए जनरल एबिलिटी आता है, ये भी है एस चांद का। इसमें आपका सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस, ये सब कुछ दिए हुए रहेंगे। उससे आपका कवर हो जाएगा। मैं बुक बताया, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी तब। अगर आपको चाहिए होगा तो फिर आप ये सारी बुक्स ले सकते हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। हालांकि मैं आपको इनफ प्रैक्टिस सीट्स दे दूंगा, अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो फिर आप ले सकते हो। पासिंग मार्क्स कितने हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस किस तरह से आया है। सी अगर 2024 का अगर मैं बात करूं, इसमें पासिंग मार्क्स आया था 68 के अराउंड। और 2025 में शायद मेरे अनुसार, जानकारी जो मुझे मिली थी, इसमें 48 आया था, 48 के आसपास। और 2023 में ये गया था 76। अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि 2026 का पेपर में 30 जाएगा। क्या पता 3 साल पेपर जिस तरह से आ रहा है उस इस ईयर पेपर थोड़ा और इजी कर दे। और यहाँ पे ये भी चीज़ें होता है कि काफ़ी लोग प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं, और लोग इसमें एक और जो फैक्ट है, 0.25 मार्क्स आपका जाता है नेगेटिव में। और नेगेटिव मार्किंग के चलते लोग सोचते हैं कि 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। मान लो एक इंसान को एक 100 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। अब वो सोच रहा है कि मैं अगर मुझे 5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इसमें भी मैंने टिक कर दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। सोच रहा है अगर 4 गलत हुए तो 5वां तो सही होगा। इस वहम में कभी मत रहना। अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो फिर आपका 1 मार्क्स तो जाएगा ही, साथ ही आपका 0.25 मार्क्स छोड़ जाएगा, तो 5वां भी अगर गलत हो।
इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। जो आपको नहीं आता है उसे आप छू ही मत। इसको मैं और अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस में आप 99% श्योर हो सकते हो, इसे अगले दिन बताऊँ। अब अगर किसी का डाउट बचा हो तो फिर आप पूछ सकते हो, नहीं तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। और शायद हमारा कल का शेड्यूल में कोडिंग एंड डिकोडिंग का रीजनिंग है, पढ़ने में मजा आएगा वैसे। उसमें भी ज़्यादा लंबा क्लास नहीं चलेगा। आज के क्वेश्चंस जो आज मैंने जो बताया है आपको, आज के क्लास में कहीं भी कोई डाउट? क्लास एंड किया जाए? ओके, ठीक है, मिलते हैं कल आप सबसे। कल आप रिवीजन करके आइए, उसके बाद कल हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका प्रैक्टिस सेट भी प्रैक्टिस करेंगे।